एक डायरी में लिखी बात पार्थ की जिंदगी में हो रही घटनाओं से मेल कैसे खा सकती है? पार्थ के दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा था। उसे उस डायरी में लिखी हर एक लाइन याद थी। सच्चा मित्र हमेशा दुख में साथ रहता है। वो सोचने लगा कि यश ने भी उसे उसके पेरेंट्स के मौत के बाद एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन जब यश अकेला पड़ गया तो पार्थ ने एक बार भी फोन करके उसका हालचाल नहीं पूछा। पार्थ अपनी जान से भी प्यारे दोस्त को खोना नहीं चाहता था। वो फौरन यश के पीछे दौड़ते हुए गया, लेकिन तब तक यश होटल के बाहर निकल चुका था। उसने यश को कॉल किया, लेकिन उसका फोन ऑफ था। मुझे लगता है कि यश दिल्ली वापस जा रहा होगा। मुझे रेलवे स्टेशन पे देखना चाहिए। रेलवे स्टेशन पार्थ के होटल से काफी दूर था। उसने टैक्सी की और यश को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई बार यश को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन अब भी बंद था। करीब 1-1.5 घंटे बाद पार्थ कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वो स्टेशन पर यश को यहां वहां ढूंढने लगा। बहुत देर ढूंढने के बाद पार्थ को यश प्लेटफॉर्म के पास सीढ़ियों पर बैठा मिल गया। आज से पहले जंगलों से, पहाड़ों से और बंजर जमीनों से कई सारी कीमती चीजें ढूंढ कर निकाली है मैंने, लेकिन आज उन सभी कीमती चीजों से भी कीमती चीज इस रेलवे स्टेशन पर मिली है। यश ने मुड़कर देखा और पार्थ को देखते ही वो उठ खड़ा हो गया। उसके चेहरे से नाराजगी साफ झलक रही थी। यश पार्थ को वहीं खड़ा छोड़ आगे जाने लगा। तभी पार्थ भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो यश को मनाने के लिए माफी मांग रहा था, लेकिन यश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर पार्थ ने यश का हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ खींच गले लगा लिया। माफ कर दे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मेरे लिए जो किया उसका एहसान मैं अपनी जिंदगी भर नहीं चुका सकता हूँ। तुम जानते हो ना मेरे लिए तुम क्या हो। पार्थ की आवाज से साफ समझ आ रहा था कि उसे अपने किए पर पछतावा है। पार्थ के गले लगते ही यश का गुस्सा भी एक पल में ही पिघल गया। दोस्ती में कभी एहसान की बात नहीं आनी चाहिए पार्थ। दोस्त तो वो होता है जो बुरे समय में हमारे साथ खड़ा रहे, भले ही उसके बस में कुछ ठीक कर पाना हो या ना हो। वैसे भी मैं तुम्हारे पास जॉब मांगने नहीं आया था दोस्त। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था, क्योंकि तुमने एक बार भी मेरा कॉल नहीं उठाया और मुझे लगने लगा कि कहीं तुम मुसीबत में तो नहीं हो। पार्थ को अब और गिल्ट होने लगा, क्योंकि उसने यश की बात और फीलिंग्स बिना समझे ही उसे बुरा भला सुना दिया था। उसने एक बार फिर माफी मांगी और यश ने भी बड़ा दिल रखते हुए उसे माफ कर दिया। दोनों फिर स्टेशन पर चाय पीते हुए बातें करने लगे। यश ने पार्थ को उसकी लाइफ में चल रही परेशानियों के बारे में बताया, जिसके बाद उसका मन भी हल्का हो गया। कुछ देर बाद यश की ट्रेन का टाइम हो गया था। उसे ट्रेन में बिठाकर पार्थ वापस अपने होटल आ गया। उसे होटल पहुंचते हुए रात हो गई थी। आज उसे वापस दिल्ली लौटना था, लेकिन संडे होने की वजह से उसकी टीम की फाइनल साइट विजिट अभी बाकी थी। उसने एक दिन का स्टे एक्सटेंड करवा लिया। पार्थ अपने कमरे में पहुंचा ही था कि उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर पार्थ के मामा प्रकाश का नाम फ्लैश हो रहा था। अपने मामा का कॉल देखकर पार्थ खुश हो गया और कॉल उठाते ही एक सांस में पूछने लगा, कैसे हो मामा जी? मैं बस आपको ही कॉल करने का सोच रहा था। ये सब छोड़ो पार्थ, एक प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारी टीम के एक मेंबर राहुल ने हेड ऑफिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दी है। उसने कहा है कि तुम बेवजह उसे और बाकी लोगों को परेशान कर रहे हो, और आज छुट्टी होने के बावजूद तुम उसको साइट पर जाने के लिए फोर्स कर रहे हो। राहुल ने पहले भी कई बार तुम्हारे खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन मैंने किसी तरह सेक्रेटरी को रोक कर रखा था। आज उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। राहुल की पहुंच बहुत ऊपर तक है पार्थ। मुझे डर है कि कहीं ये कुरुक्षेत्र प्रोजेक्ट तुम्हारा लास्ट प्रोजेक्ट ना हो। तुम कल के कल सब काम खत्म करके दिल्ली आओ। प्रकाश ने जो बताया उसे सुनकर तो पार्थ के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो राहुल को पहले से ही पसंद नहीं करता था और अब उसकी इस हरकत की वजह से वो उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगा था। राहुल की वजह से पार्थ को अपना करियर खत्म होता नजर आने लगा। वो सोचने लगा कि कुछ देर पहले ही तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, अब दूसरी प्रॉब्लम उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पार्थ ने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में अपने मामा से पूछा। कुछ नहीं हो सकता क्या मामा जी? मैं ये जॉब हाथ से नहीं जाने दे सकता। आप तो जानते ही हैं ये मेरी ड्रीम जॉब है और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। हाँ पार्थ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन इस बार शायद मैं तुम्हें बचा ना पाऊँ। पार्थ को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि राहुल ने एक छोटी सी बात पर हेड ऑफिस में उसकी शिकायत कर दी थी।
उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम का हल किस तरह से निकाले। उसके लिए ये जॉब बहुत जरूरी थी। तभी उसे उस डायरी का ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर वो सच में जादुई डायरी है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी कोई तरीका होगा। पार्थ ने फौरन बैग से डायरी बाहर निकाली। उसने डायरी का पहला पन्ना खोला, लेकिन वो एकदम कोरा था। पार्थ ने अपनी प्रॉब्लम मन में दोहराई, लेकिन उस पन्ने पर कोई शब्द उभर कर नहीं आया। पार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी डायरी पर बना हुआ बांसुरी का चित्र और माधव शब्द चमकने लगे। वो हैरान हो गया। उसने फिर धीरे से डायरी का पहला पन्ना खोला। इस बार उस पर शब्द उभरने लगे थे। डायरी में लिखा था, हे पार्थ, नेतृत्व करना कठिन नहीं है, बस नेतृत्व करते समय हमारा उद्देश्य केवल धर्म होना चाहिए। क्या दुर्योधन एक अच्छा नेता नहीं था? एक साथ 100 कौरव और मेरी नारायणी सेना का संचालन करना कोई आम बात नहीं थी। दुर्योधन एक श्रेष्ठ नेता था, परंतु अंत में उसका पतन ही हुआ, क्योंकि दुर्योधन का उद्देश्य कभी भी धर्म नहीं था। नेतृत्व के कुछ नियम हैं। उनमें से पहला है कि हमें अंतिम लक्ष्य के बारे में क्षण भर भी सोचे बिना कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हमारा कार्य पूरी निष्ठा से किया गया तो उसका फल जरूर मीठा होगा। दूसरा नियम है, क्रोधित होकर हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध मनुष्य को खोखला कर देता है। तीसरा नियम है कि हमें ऊंचे पद पर रहते हुए भी कभी माफी मांगने की जरूरत पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। अंत में इतना ही कहूंगा कि नेतृत्व करना कठिन नहीं है, बल्कि हम उसे कठिन बनाते हैं पार्थ। राधे राधे। डायरी में लिखी बातें पढ़ने के बाद सारे शब्द गायब हो गए। पार्थ एक बार फिर सोच में पड़ गया कि आखिर ये डायरी है किसकी। इस डायरी में जब भी कुछ लिखा आता है, एंड में राधे राधे लिखा होता है। इसके कवर पर बांसुरी बनी है और माधव लिखा है। तो क्या ये कृष्ण की डायरी है? पर ये कैसे पॉसिबल है? वो तो द्वापर युग में थे। ये डायरी मुझे उस बरगद के पेड़ के पास मिली थी जहाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। तो क्या ये सच में कृष्ण की डायरी हो सकती है? पार्थ को अपने ही सवालों के जवाब मिल गए थे। उसे समझ आ गया था कि ये डायरी कृष्ण की डायरी है। वो हैरान तो था ही, लेकिन फिलहाल उसे डायरी के मैसेज को समझना था और अपनी जॉब बचाने की कोशिश करनी थी। वो डायरी को बैग में वापस रखकर सो गया। अगले दिन जब पार्थ उठा तो उसने सोचा कि अगर आज उसका लास्ट वर्किंग डे है तो उसे सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए और गिले शिकवे भी दूर करने चाहिए। कुछ ही देर में रेडी होकर टीम के साथ वो फिर ज्योति सार के पास पहुंचा। पार्थ ने राहुल को एक बार फिर तिरछी नजर से देखा। वो उससे लड़ना चाहता था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तभी उसे कृष्ण की डायरी में लिखी बात याद आ गई। गुस्से में उठाया हर कदम गलत ही होता है और नेता को माफी मांगने से डरना नहीं चाहिए। पार्थ को पुरानी बातें याद आने लगी कि किस तरह उसका बर्ताव राहुल और बाकी टीम मेंबर्स की तरफ कई बार काफी रूखा हो जाता था। खुदाई वाली जगह पर सभी ने खोजबीन शुरू की कि तभी पार्थ ने सबको एड्रेस करने का सोचा। मैंने आज तक आप सभी से बहुत बुरा बर्ताव किया है। शायद मैंने सिर्फ अपनी ही चलाई है। मैं उसके लिए सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, खासकर राहुल तुमसे। मैंने पिछले दिनों तुमसे काफी रूड बिहेव किया था। राहुल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि पार्थ उससे माफी मांग रहा है। दोनों हमेशा एक दूसरे से बहस ही करते रहते थे। राहुल ने पार्थ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सभी वापस काम पर लग गए। थोड़ी देर के मेहनत के बाद एक टीम मेंबर संजय को जमीन के नीचे कुछ और मिला। वो चिल्लाते हुए बोला, पार्थ सर, यहाँ कुछ और भी है। जब उस चीज को बाहर निकाला गया तो पता चला कि वो एक प्राचीन कृष्ण की मूर्ति थी। ऐसी मूर्ति जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। कृष्ण की उस मूर्ति में कुछ अलग ही कारीगरी नजर आ रही थी। सभी बहुत खुश हुए। कुरुक्षेत्र प्रोजेक्ट में पहली बार उन्हें कुछ ठोस मिला था। हालांकि पार्थ को कृष्ण की डायरी भी मिली थी, लेकिन वो किसी से इस बारे में बता नहीं सकता था। शाम को सबको दिल्ली लौटना था।
सभी काम खत्म करके होटल पहुंचे। कृष्ण की मूर्ति की खबर दिल्ली में सेक्रेटरी सर तक पहुंच गई थी। उन्होंने मीटिंग करके सबको शाबाशी दी। थैंक यू सो मच सर। हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे, लेकिन पार्थ अकेला था जिसे लग रहा था कि हमें कुरुक्षेत्र में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। पार्थ एक अच्छा लीडर है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। पार्थ हैरानी से राहुल को देख रहा था। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि राहुल उसकी तारीफ कर रहा है। राहुल और बाकी टीममेट्स की बातें सुनकर सेक्रेटरी सर भी पार्थ से खुश थे और उनकी बातों से लग रहा था कि वो शायद अब पार्थ पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि फिलहाल पार्थ की जॉब पर कोई आंच नहीं आने वाली। पार्थ बस यही सोच रहा था कि ये सब कृष्ण की डायरी की वजह से ही संभव हुआ है। लेकिन ये बात भी सच थी कि उस जादुई डायरी के मिलने के बाद से ही पार्थ की लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी थी। उसने एक बार सोचा कि उसे इस डायरी के बारे में सबको बता देना चाहिए, लेकिन वो रुक गया। क्या पार्थ कृष्ण की डायरी के बारे में सबको बता देगा? क्या वो जादुई डायरी सच में पार्थ की जिंदगी बदलने वाली है? क्या सच में ये कृष्ण की डायरी है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में।